नमस्कार बच्चों, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं पाठ मुरली वाला। अब तक हमने आपको कल बताया था कि मुरली वाला कभी खिलौने बेचने, कभी मुरली बेचने गली मोहल्ले में आता है और वो बच्चों के साथ अपना मन बहलाता है। तो जब वो मुरली बेचने आता है तो विजय बहादुर मुरली खरीदते हैं। तो उसके बाद सभी बच्चे उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। तो जब एक बात उस समय की है जब रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती है। जब वो विजय बहादुर खरीदते हैं तो उसको विस्मय उस परिचित थी उस आवाज़ से जो पहले खिलौने बेचने के लिए आए। तो उसको फिर वो चुप हो जाती है और उसकी स्मृति उसको दोबारा खींचती है कि हाँ ये मैं पूछूं, लेकिन वो पूछती नहीं है। 8 मास बाद फिर वही कहानी दोहराई जाती है कि एक दिन वो सर्दी के दिन थे, छत पर खड़ी होकर के अपने बाल सुखा रही थी। तो अचानक ही वही गली में उसका मिठाई ले लो, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। तो रोहिणी भाग के छत पर गई और उसने नीचे उतर के आई, छत से खड़ी थी, नीचे उतर के आई और उसने दादी से कहा कि दादी मिठाई वाले को रोको, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेती हूँ। उस समय वो चिक के पीछे खड़ी होकर दादी को ये सब कह रही थी, क्योंकि उस ज़माने की जो स्त्रियाँ थी वो सबके सामने नहीं आती थी, पर्दे के पीछे ही रहती थी। वहाँ की परंपरा थी केवल घर के बुज़ुर्ग लोग और बड़े लोग ही लोगों के सामने जाते थे। तो मिठाई वाले का स्वर उनके इसके लिए बहुत परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर भी मैं छिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी? ये नए नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और इसके गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार, ठीक है, गोलियाँ 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यही बहुत है। खैर तुम्हें मैं इससे अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाइयाँ वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, अब मैं रही बूढ़ी, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना नहीं आता। तो कहते हुए दादी के अपने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली कि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और मुंह में दांत नहीं थे। तो दादी जब हंस रही थी तो उनका बड़ा मुंह वो पोपला लग रहा था। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम शहर में क्या पहले कभी आए हो या पहली बार ही आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं हो तो तुम? तो दादी के कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने पहले ही कह दिया, नहीं पहले भी आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले भी यही मिठाई बेचते थे या कोई और चीज़ लेकर भी आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब करके बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे कुछ भी पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है। और हाँ, मैं चाहता भी यही हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ जिन्हें आप जाने ही दो, अब आपको सुनकर दुख होगा। तो दादी और रोहिणी दोनों कहने लगी, जब इतना बताया है तब और भी बता दे, मैं उत्सुक हूँ, तुम्हारा खर्च ना होगा, मिठाई और भी लूँगी। तो ये शब्द दादी ने कहे, लेकिन जब हम पाठ करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि दादी ने कहे या रोहिणी ने कहे। कई बच्चे रोहिणी लिख देते हैं और कई बच्चे दादी, लेकिन मिठाइयाँ तो दादी ही ले रही थी। तो जैसे कहा कि और भी ले लूँगी, तो ये शब्द दादी ने कहे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरा सोने का संसार था और बाहर की संपत्ति थी, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी,
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उसकी अटकेलियों के मारे मेरे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति थी, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते। तो वो कहने लगा कि दादी अब कोई भी नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकलते। मैं चाहूँ भी तो उनके बिना ना मरना चाहूँ तो रह नहीं पाता, मेरे प्राण निकल नहीं रहे, इसलिए अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में यहीं होंगे होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं तो जन्मे होंगे। उसी तरह रहता, घुल मिल कर मरता रहता हूँ, पर इसी संतोष के साथ मरूंगा कि इसी तरह के जीवन में कभी कभी उन बच्चों की झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि इन्हें उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी है मुझे, पैसे तो आपकी दया से मेरे पास काफ़ी हैं, जो नहीं है उससे वो इस तरह पा जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन कही है कि जो पैसे तो मेरे पास काफ़ी हैं, जो नहीं है मैं उसे कितने अच्छे तरीके से पा जाता हूँ। मेरे पास क्या नहीं है? प्रेम, बच्चे, परिवार नहीं है। इन बच्चों में मैं अपना परिवार देखता हूँ, चुन्नू मुन्नू के अंदर अपने बच्चे देखता हूँ, और इन्हीं के साथ इन्हीं की अटकेलियाँ देखते देखते मैं भी एक दिन उनके पास चला जाऊंगा। तो जो दुख है मुरली वाले के अंदर अपने परिवार को लेकर, उस दुख को दूर करने के लिए वो ये सब काम करता है, अपना मन बहलाता है। इन बच्चों में वो अपने बच्चों की झलक देखना चाहता है। तो इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर बोले, उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की पुड़ियाँ मिठाइयों में भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, चिक के अंदर से पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेठी उठाई, कहा अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, पैसे तो लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदु स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए जो लास्ट लाइन है इसमें लिखा है कि अब इस बार पैसे नहीं लूँगा। ये बहुत ही इसमें गूढ़ बात की गई है कि पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि उसको चुन्नू मुन्नू उसने अपनी कहानी सुनाई, उसने अपना बोझ हल्का किया दादी के सामने। उसको चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे नज़र आते थे, वो अपने दुख को अंदर समेटे हुए था, जो आज उसने दादी के साथ शेयर किया और उन्होंने ये सब कहा। तो हम आज ये पाठ किया भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का। हम आपको अब इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे कहानी से। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? वह मिठाई महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उसके पत्नी और बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। गली में बच्चों को देखता, इसलिए चीज़ें उनकी रुचि के अनुसार चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर इसलिए महीनों बाद आता था क्योंकि उसको वह चीज़ें तैयार करने के लिए समय भी तो चाहिए। हर बार मुरली नहीं बेचता था, बच्चों की रुचि के अनुसार वो चीज़ें बेचता था और समय समय पर इसलिए आता था, बहुत समय बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, क्योंकि उस चीज़ों को इकट्ठी बनवाने में समय लगता था, ताकि बच्चों को अलग अलग चीज़ें दिखाने पर उस बच्चों की उत्सुकता बनी रहे, क्योंकि हमें रोज़ अगर एक चीज़ मिलेगी तो हम बोर हो जाएंगे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे उनकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपना दर्शाना, ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चे बड़े होकर के बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली एक विक्रेता। दोनों ने अपने पक्ष में क्या समर्थन दिया, तर्क पेश करते हैं। ये प्रश्न आप नहीं करेंगे, ये प्रश्न आप नहीं करेंगे। उससे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें खेल कूद कर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता है और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली के स्वर से खिलौने का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इस प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था।
मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता। जिस प्रकार खिलौने वाला देता था उसी प्रकार मुरली वाला और उसी प्रकार मिठाई वाला। इस प्रकार रोहिणी को मुरली वाले से खिलौने वाले का स्मरण हो आया कि जिस प्रकार मुरली वाला सुंदर सुंदर गाकर मुरली मादक मृदुल स्वर में गा रहा है, उसी प्रकार खिलौने वाला भी गाता था। तो देखिए अगला प्रश्न, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। मैंने पहले आपको पाठ पढ़ाया था, तो दादी की बात सुनकर भी हो गया, क्योंकि दादी भी बोलती है और रोहिणी भी बोलती है। आप दादी और रोहिणी दोनों भी कर सकते हैं। इस पर उसने भावुक होकर बताया कि मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री छोटी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री, छोटे बच्चे, ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसके इस व्यवसाय को अपनाने के लिए निम्न कारण बताए। देखिए, व्यवसाय के माध्यम से खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। हंसते, खेलते, कूदते, उछलते, इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने जीवन की सारी कथा दादी और रोहिणी को बताई तो उस समय रोहिणी, छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। तो वह मिठाई को एक भरी पुड़िया में देता है। रोहिणी पैसे देती है तो ये कहते हैं कि इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि उसका मन भर आया। उसे अपनी कहानी सुनाने में यही बच्चे अपने लगने लगे। उसको अपने बच्चे लगने लगे। उसको अपने बच्चे चुन्नू मुन्नू के अंदर नज़र आने लगते हैं। वो भावुक हो जाता है और उसका अपनी कहानी सुना करके उसका मन हल्का हो जाता है, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। अब देखिए, हम आपको ये पाठ करवा चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर आप करेंगे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन छुड़वाया है, प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे, ये एक संवाद है। आप केवल इस संवाद को रीड करेंगे। आप केवल इस संवाद को रीड करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको रीड करेंगे। ओनली रीड। केवल संवाद कैसे किया जाता है। बस आज के लिए इतना। ये पाठ पूरा कीजिए और इसके